हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं हमारे पड़ोसी देश नेपाल के बारे में, क्योंकि इन दिनों नेपाल बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। नेपाल की जनता सड़कों पर उतर आई है और लगभग 20,000 जनता प्रतिदिन एक मोर्चा लेके निकलती है, जिसमें वो कई प्रकार की डिमांड जो है अपने नेता के सामने रखना चाहती है। यानी कि नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल के पास पहुंच के वो अपनी डिमांड जो है बताना चाहती है। उन्होंने कई बार उनको पत्र भी लिखा है और उनके पास में 40+ जो है डिमांड अपनी रख चुकी है। और इन्हीं 40+ डिमांड के अंदर इनकी 2 डिमांड जो है बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। और इनकी 2 डिमांड कौन कौन सी है? पहली डिमांड, नेपाल की जनता कहती है अगर किसी देश के अंदर सबसे अधिक मुस्लिम वर्ग निवासरत होता है तो उस देश को मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दिया जाता है। अगर किसी देश के अंदर बौद्ध धर्म के सबसे अधिक व्यक्ति निवासरत होते हैं तो उस देश को बौद्ध धर्म का देश घोषित कर दिया जाता है। तो फिर नेपाल के अंदर सबसे अधिक हिंदू निवास करते हैं तो नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं किया जा रहा है? यानी कि सबसे पहली डिमांड इनकी यह है कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। और दूसरी इनकी डिमांड यह है कि जो बरसों से चला आ रहा रिवाज, यानी कि यहाँ पे राजशाही परिवार का शासन हुआ करता था, उसे फिर से लागू कर दिया जाए। हाल फिलहाल में 2008 के अंदर ये सत्ता खत्म कर दी गई थी, क्योंकि 2008 तक नेपाल के अंदर हिंदू राजशाही परिवार का ही शासन हुआ करता था। उसको खत्म करने के बाद में सारी की सारी चीजें जो है चेंज कर दी गई है। तो अभी हाल फिलहाल ये चीजें चेंज हुई हैं, तो फिर से ये इसकी डिमांड क्यों कर रहे हैं? तो इसके पीछे के कई सारे कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण जनता बताती है कि जब से हिंदू राजशाही परिवार को हटाया गया और यहाँ पे प्रजातंत्रात्मक यानी कि गणतंत्र जो है चीजें लागू की गई हैं 28 मई 2008 के बाद से ही, यहाँ पे देखा जाए तो अभी वर्तमान तक 13 पार्टियां काम कर चुकी है। यानी कि सत्ता में लगभग 13 पार्टी कार्यरत हो चुकी है। जरा आप सोचिए, अगर एक ही पार्टी या 2 पार्टी ही लगातार सत्ता में बनी होती तो इतना सारा सवाल उठाने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। पर एक पार्टी लगातार सही ढंग से काम नहीं कर पाती है, क्योंकि कुछ पार्टियों का झुकाव भारत की तरफ होता है तो कुछ पार्टियों का झुकाव चाइना की तरफ होता है, क्योंकि हमारा देश दोनों ही देश के मध्य में लगा हुआ है। इसकी वजह से जनता पिसाने का काम करती है कहीं ना कहीं, और ये सही ढंग से जनता को लेकर निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा इनका सबसे प्रमुख कारण है कि जब से हिंदू राजशाही परिवार का अंत करके, मतलब उनके शासन का अंत करके जैसे ही गणतात्मक रूप में नेपाल को रखा गया, उसके बाद से बेरोजगारी प्रतिदिन बढ़ती गई। यानी कि जिस समय पे राजा का शासन हुआ करता था उस समय में यहाँ पे 19% बेरोजगारी थी, जो कि वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो 2021-22 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग यहाँ पे 22% जो है बेरोजगारी बढ़ी है। इसके अलावा इनका सबसे महत्वपूर्ण ये कहना है कि नेपाल के जितने भी नेता है जो कि अभी सत्ता में बने हुए हैं वो सब के सब भ्रष्ट नेता है, और इनकी भ्रष्टाचारी बढ़ने की वजह से ही कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था पे भी बड़ी भारी मात्रा में नुकसान हो रहा है। तो ये सारी की सारी डिमांड उनकी है कि यहाँ से सारा का सारा लोकतंत्र खत्म कर दिया जाए और फिर से राजशाही परिवार को लाया जाए और साथ ही हिंदू राष्ट्र की घोषणा की जाए। तो हम एक बार राजशाही परिवार के बारे में भी देख लेते हैं। अगर हम बात करें नेपाल के राजशाही परिवार की तो ये उनका राजशाही परिवार था, जिसमें सबसे अंतिम राजा थे ज्ञानेंद्र राजा, जिनको अपनी राजगद्दी 2008 में त्यागनी पड़ी। और जैसे ही इन्होंने 2008 में अपनी राजगद्दी को त्यागा तो नेपाल की सरकार ने सारी की सारी शक्तियां अपने हाथों में ले ली और साथ ही इनको किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं दी गई। यानी कि यूं कहें तो ये नेपाल के राजा चाहे रहे हो या नेपाल के राजवंशी शाही परिवार में इनका जन्म हुआ हो, फिर भी ये आम नेपाली की तरह ही निवासरत है। मतलब इनको किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधाएं मुहैया नहीं करवाई गई है। पहली चीज तो ये है। दूसरा ये है क्योंकि इनके जो पूर्वज थे और उनके पूर्वज में सबसे प्रमुख रूप से हिंदू शाही परिवार को घोषित करने वाले या फिर नेपाल के सबसे पहले राजा की अगर हम बात करें तो आप याद रखिएगा, सबसे पहले राजा पृथ्वीराज नारायण शाह थे। और पृथ्वीराज नारायण शाह इनके पूर्वज हुआ करते थे। उनके द्वारा ही 1768 में पहली बार
नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित किया गया। यानी कि पूरे के पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो 195 कंट्री में से पहला ऐसा देश जो कि पूर्णतः 1768 से लेके अभी तक यानी कि 2008 तक, जब तक इनकी राजशाही सत्ता थी, तब तक हिंदू राष्ट्र घोषित किया गया था। पर जैसे ही 2008 में राजशाही सत्ता को खत्म किया गया, उसके बाद में 2007-8 में इसको लोकतांत्रिक देश बनाया गया और उसके बाद में 2015 में आधिकारिक तौर पर इसको धर्मनिरपेक्ष देश जो है घोषित कर दिया गया। अब धर्मनिरपेक्ष देश घोषित करने के बाद में यहाँ पे बहुत प्रकार की लोकतांत्रिक पार्टियां कार्य करने लगी और उसके बाद में साफ साफ इनके संविधान के अंदर लिख दिया गया है कि आर्टिकल 4 के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि आर्टिकल 4 के अकॉर्डिंग नेपाल की कोई भी जनता, कोई भी समुदाय से संबंधित हो, वो स्वतंत्र तरीके से अपने धर्म में बने रह सकते हैं, स्वतंत्र तरीके से आज़ादी में रह सकते हैं। और इसी का फायदा जो है बहुत सारे लोगों ने उठाया है, ये नेपाल की जनता का कहना है। और फायदा किस प्रकार से उठाया गया है, क्योंकि नेपाल की जनता कहती है कि जब अगर हम आंकड़ों को देखें 2008 के आंकड़ों से लेके 2021 तक के आंकड़ों को, या यूं कहें कि पिछले 10 साल के आंकड़ों को अगर चेक किया जाए तो उसमें सबसे अधिक आपको देखने को मिलेगा 3 प्रकार की जाति का ज्यादातर क्षेत्र। ईसाई की बात करते हैं, मुस्लिम वर्ग की बात करते हैं और हिंदू वर्ग की बात करते हैं, जिसमें पिछले 10 सालों में लगातार हिंदुओं की जनसंख्या जो है कम होती जा रही है। आप जरा ध्यान से सुनिए कि पिछले 10 सालों में लगातार हिंदुओं की जो संख्या है वो घटती जा रही है। दूसरा, अगर ईसाई और मुस्लिम धर्म की हम बात करें तो इनकी जनसंख्या जो है बढ़ती जा रही है। और बढ़ने का कारण और घटने का कारण सिर्फ एक ही चीज से यहाँ की जनता के द्वारा कहा जा रहा है कि यहाँ पे धर्मांतरण बहुत भयानक तरीके से किया जा रहा है। यानी कि धर्मांतरण अगर होगा, इसे गैर कानूनी माना गया है, फिर भी कुछ लोग जो हैं धर्मांतरण यहाँ पे करवा रहे हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह हिंदू राष्ट्र नहीं रहेगा। और उसी चीज के चलते यहाँ की जनता चाहती है कि हमें जल्द से जल्द जो है हिंदू राष्ट्र को लेके इसमें घोषणा कर दी जाए। पहली चीज तो अब हम यहाँ पे ये देख चुके हैं। दूसरी कि यहाँ की हिंदू जनता जो है इतनी परेशान क्यों है, क्यों चाहती है कि हमें हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। तो अगर हम पिछले 5 सालों का आंकड़ा देखें तो 5 सालों में बताया जा रहा है कि सबसे अधिक दंगे हुए हैं। यानी कि दंगे कोई नॉर्मल दंगे नहीं थे, ये दंगे सांप्रदायिक दंगे थे। और सांप्रदायिक दंगों में यहाँ के नेपाल के 5 बड़े बड़े शहरों को चुना गया और जब भी किसी भी हिंदू वर्ग का कोई भी जुलूस निकाला जाता था तो उसके अंदर सांप्रदायिक दंगे बढ़ जाते थे। अगर हम बात करें अभी लेटेस्ट घटना की तो मार्च के अंदर, पिछले गए मार्च की अगर हम बात करें तो रामनवमी के दिन जब जनकपुरी के अंदर राम को लेके एक जुलूस निकाला जा रहा था तो उसके अंदर पथराव हुआ और सांप्रदायिक बड़ा अगर कोई दंगा हुआ था तो यह भी हाल ही में ये दंगा हुआ था। अब इतनी सारी चीजें होने के बाद भी नेपाल की जनता चाहती है कि हमें क्या किया जाए, हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए और साथ ही राजशाही परिवार को वापस लाया जाए, क्योंकि हमें हमारे अब लोकतंत्र पे किसी भी प्रकार का कोई भरोसा नहीं रहा। क्योंकि जितने भी सत्तारूढ़ में बैठे हुए लोग हैं वो सब के सब भ्रष्ट हो चुके हैं और इनकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था डाउन होती जा रही है। जो लोग हैं वो सब के सब बेरोजगार होते जा रहे हैं, रोजगार हमारा बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है और उन्हीं सभी चीजों को लेके यहाँ की जनता बार बार प्रोटेस्ट करने पे उतर आई है। आपको क्या लगता है कि जनता की बात यहाँ मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? क्या नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जो भी हो अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा और नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे चाहते हैं वो भी जरूर से लिख दीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।